जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग टूरिज्म और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए, अभी तक हमारे सिलेबस में हमने पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4 के 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए। अब जो तीसरा पैराग्राफ, अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखें तो उसमें जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्यटन और विश्व धरोहर सूची में वर्ष धरोहर साइट्स। ठीक, तो अब हमें इसको पढ़ना है, टूरिज्म इन मध्य प्रदेश एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए, टूरिज्म जो होता है वो किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है इकोनॉमिक तौर पर। इसीलिए आप देखिए, कोई भी स्टेट हो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अपने टूरिज्म को प्रमोट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई उसके स्टेट में बाहर से लोग आए, टूरिस्ट स्पॉट्स देखें, उससे उनके रेवेन्यू में काफी बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया में पर्यटन को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के हर स्टेट में अपनी एक, उनकी एक पॉलिसी है कि भाई हमें अपने टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का भी हमें समझना होगा कि क्या क्या टूरिज्म है, टूरिस्ट साइट्स क्या क्या है हमारी। इसके अलावा हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं टूरिज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टूरिज्म की, ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो भारत है, ठीक है, वो अपनी विविधता, डाइवर्सिटी और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस के लिए जाना जाता है। देखिए, आपने देखा हो इंडिया में, ठीक है, अलग अलग स्टेट की खुद की अपनी एक कल्चरल वैल्यूज हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। आप अगर देखें तो सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए या सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं, साउथ इंडिया के लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं। स्टेट वाइज भी अगर आप देखा जाए तो कल्चरल वैल्यूज अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट की, मध्य प्रदेश की अलग है, ऐसे ही गुजरात की आपको अलग मिलेगी, महाराष्ट्र अलग मिलेगा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सबका अलग अलग है। तो इंडिया में क्या है, एक तो सबसे पहली बात तो विविधता है, डाइवर्सिटी है। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, मतलब सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो कल्चरल डेस्टिनेशंस हैं ये इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए मुख्यतः सांस्कृतिक स्थलों में से एक है, ठीक है। देखिए, पर्यटन जो है वो एक सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल टूरिज्म या कहें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए है, ठीक है। अब इसमें डोमेस्टिक टूरिज्म भी आता है पिक्चर में, ठीक है, क्योंकि जो इतिहास है, ठीक है, या हम कहें कि जो वहाँ के जो उत्पाद है, ठीक है, वो आकर्षक का केंद्र होता है डोमेस्टिक वालों के लिए। जैसे देखिए, हम अगर बात करें तो हम, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि नेशनल पार्क, नेचुरल ब्यूटी जो है वो मध्य प्रदेश बहुत आगे है बाकी प्रदेशों से। यहाँ पर आप देखें तो इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक, तो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश की एक शान है। एक, विदेश से लोग आते हैं मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स देखने के लिए, जैसे अपना कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, सतपुड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही कई सारी क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं जिसमें डोमेस्टिक टूरिज्म को भी क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक इंपॉर्टेंस है। एमपी का टूरिज्म के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत यूनिक इंपॉर्टेंस है। ठीक, एमपी में अगर हम बात करें तो पर्यटन के लिए, ठीक है, देखिए, पर्यटन में मतलब बेसिकली आप समझिए कि यहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए या खान पान के हिसाब से देखा जाए, एवं जो आपको ट्राइबल संस्कृतियां मिलती हैं, ठीक है, तो इनकी विशेषताओं के चलते मध्य प्रदेश का टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कस्टम्स अलग अलग मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्सिटी मिलेगी, फूड और ट्राइबल कल्चर अलग अलग है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, तो उसके कारण मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है वो ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। अब देखिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थान हैं जो पर्यटन के हिसाब से पर्यटक स्थल माने जाते हैं।
मतलब जिसे कहा जाता है टूरिस्ट प्लेसेस। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, जहां टूरिस्ट आते हैं जिन चीजों के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की 3 ऐसी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मैंने आपको बताया था खजुराहो। खजुराहो में चंदेलों ने जो मंदिर बनवाए थे, विश्व से लोग आते हैं खजुराहो देखने के लिए, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सांची स्तूप, ठीक, जो अशोक ने बनवाया था, सांची में स्थित है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भीमबेटका के बारे में, ठीक। तो भीमबेटका भी क्या है, पर्यटन स्थल है, यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उज्जैन का महाकाल, आप जानते हैं बहुत फेमस है महाकाल का मंदिर, वो भी एक तरीके से कहा जाए ये सब रिलीजियस उसमें आते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ओमकारेश्वर के बाद फिर अगर बात करें अमरकंटक, जहां से नर्मदा जी निकलती हैं, ठीक, तो अमरकंटक भी काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था नेशनल पार्क्स हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये जानते हैं आप मंडला में स्थित है। फिर इसके अलावा बात करें बांधवगढ़, ठीक, बांधवगढ़ कहाँ है, शहडोल में, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके अलावा पेंच, ये सब क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। और अभी आपने देखा हो अफ्रीकन चीते जो लाए गए थे कुनू नेशनल पार्क में, ठीक है, तो जो कुनू नेशनल पार्क है वहां पर अफ्रीकन चीते लाए गए थे, ठीक। इसके अलावा बात करें तो जो है मांडू, मालवा में एक जगह है मांडू जो महलों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो ओरछा, ठीक, ओरछा आप जानते हैं ये भी एक रिलीजियस प्लेस है जो बुंदेलखंड में है, निवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जबलपुर में बेड़ा घाट। मैं ये सब मध्य प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक। बेड़ा घाट हो गया जबलपुर में, ठीक। इसके अलावा बात करें चित्रकूट हो ही गया, और एक लौता हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस है वो है पचमढ़ी, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पर्यटक स्थल हैं मध्य प्रदेश के प्रोमिनेंट, और भी हैं लेकिन ये जो हैं प्रमुख स्थल हैं। खजुराहो हो गया, सांची हो गया, भीमबेटका हो गया, चित्रकूट है, उज्जैन है, ओमकारेश्वर है, अमरकंटक है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, मांडू है, ओरछा, बेड़ाघाट, पचमढ़ी। तो ये सारे क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक। तो आपको टूरिज्म समझ में आया। टूरिज्म मतलब देखिए मध्य प्रदेश में चूंकि देखिए हमारे इंडिया में चूंकि कल्चरल और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसी कारण से जो अलग अलग कल्चर हैं वो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस तरफ, कि भाई हम इनका कल्चर भी जाके देखें। भाई देखिए हम लोग साउथ घूमने जाते हैं, ठीक, तो साउथ हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हम साउथ में देख सके कि वहां का कल्चर कैसा है, वहाँ के स्थल कैसे हैं, वहाँ के मंदिर कैसे हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पे केरल में जाएंगे तो बीचेस वगैरह भी हैं, ठीक। तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इस कारण से हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और यही टूरिज्म है। देखिए डाइवर्सिटी नहीं होगी तो लोग नहीं जाएंगे। पहाड़ों पे क्यों जाया जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पहाड़ है, सुंदर सुंदर झरने हैं, तो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो शायद आपको अपने राज्य में ना मिले, ठीक। तो इसलिए डाइवर्सिटी के कारण टूरिज्म काफी ज्यादा प्रमोट होता है। अब मध्य प्रदेश के भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मैंने आपको बताया एक एक करके, ठीक। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अब इसमें देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन स्टडी, मतलब कि बेस्ड ऑन स्टडी, ठीक है, मतलब अध्ययन के आधार पर, ठीक है, अध्ययन के आधार पर। देखिए टूरिज्म को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है बेस्ड ऑन स्टडी, अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर सबसे पहला इसमें आता है हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, ठीक।
अब जैसे आप बात करेंगे भीमबेटका की, ठीक है, तो भीमबेटका एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक। आप अगर खजुराहो की बात करेंगे तो खजुराहो में इतिहास के बने हुए मंदिर मौजूद है। ठीक है, तो चाहे खजुराहो हो गया, ठीक है, या फिर आप भीमबेटका देख लीजिए, तो ये सब कौन से स्थल है? ये ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो कई लोग स्टडी करने के लिए भी हिस्टोरिकल टूरिज्म करते हैं। भाई वो ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं जहां पर वो स्टडी कर सके। ठीक। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक स्थल। जैसे ये सांची है, भीमबेटका है, ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आते हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं। जो बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसी ही जगहों पर जा करके इन्हीं पत्थरों के सैंपलों से मतलब चीजों को निकालते हैं। ठीक। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजियस साइट्स, रिलीजियस टूरिज्म। देखिए रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक स्थलों पर जाना। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका टूरिज्म जो होता है वो इस आधार पर होता है कि उन्हें धार्मिक स्थल जाना है। ठीक है, चाहे आप हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया उज्जैन महाकाल। ठीक। ओमकारेश्वर अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, रिलीजियस साइट्स हैं। या सतना में आता है, सतना के पास अभी नया जिला बना है मैयर, मैयर में शारदा देवी का मंदिर है। ठीक, तो वहां भी लोग बहुत आते हैं। तो रिलीजियस एक तरीके से कहा जाए धार्मिक स्तर पर। ठीक है, और चौथा होता है प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जिसको नेचुरल, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जो अपने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है। ठीक। इसके अलावा आप चले जाइए बेड़ा घाट, बेड़ा घाट में आपको वाटरफॉल मिलेगा। ठीक है, मतलब पानी का बहाव मिलेगा, नर्मदा नदी मिलेगी। तो ये जो है ये प्राकृतिक है। ठीक है, तो अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो टूरिज्म को चार भाग में बांटा गया। पहला है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, दूसरा है पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, तीसरा है धार्मिक रिलीजियस, और चौथा है नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ठीक। तो अध्ययन के आधार पर ये चार भाग में बांटे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो वो है बाय लोकेशन, स्थान या प्रवृत्ति के आधार पर, मतलब लोकेशन और ट्रेंड्स के आधार पर। ठीक है, मतलब लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टूरिज्म आते हैं, तो सबसे पहला आता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब होता है कि ये जो इकोलॉजिकली, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्या कहते हैं अपने नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, या आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लीजिए, तो ये सब क्या है, इको है। ठीक। इसके अलावा बात करें एडवेंचर, ठीक है, तो एडवेंचर्स भी होते हैं टूरिज्म में। ठीक। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, मतलब कहीं जाकर के आप एडवेंचर करें। जैसे आपने देखा हो कि पहाड़ों पर बेसिकली जब जाया जाता है तो ट्रैकिंग वगैरह, ये जो एडवेंचरस गेम्स होते हैं ये बड़े होते हैं। आप जाइए उत्तराखंड, आप जाइए हिमाचल प्रदेश, वहां पर ट्रैकिंग बहुत होती है। ठीक है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें रिलीजियस, मैंने आपको बताया ही है, धार्मिक स्थल। ठीक, रिलीजियस मैंने आपको बताया ही है, धार्मिक स्थल। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो हमारा जो है हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म का मतलब होता है विरासत पर्यटन, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। ठीक है, वहां पर अगर आप टूरिज्म करते हैं तो उसको हेरिटेज टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म समझ में आया। स्टडी के आधार पर, अध्ययन के आधार पर चार हैं, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक। ठीक, और लोकेशन के आधार पर इको, एडवेंचर, रिलीजियस, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज टूरिज्म। क्लियर। अब मैंने आपको जैसा बताया, ठीक, तो कुछ चीजें आपको यहाँ नोट करनी है। ठीक, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहला हमने देखा अध्ययन के आधार पर। ठीक, तो अगर हम हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लोकेशन है, तो वो है खजुराहो। खजुराहो में आपको पुराने मंदिर मिलेंगे, चंदेल वंश के बनाए हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर, ग्वालियर में भी आपको ग्वालियर का किला मिलेगा, ग्वालियर फोर्ट मिलेगा एक, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद बात करें मांडू,
ठीक, मांडू भी आप जानते हैं, मांडू जो है मालवा जो मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी, उसके मैंने आपको बताया था कि कई सारे महल मांडू में मौजूद है। ठीक, इसके अलावा बात करें ओरछा, तो ये सब जो प्लेसेस हैं, ये जो जगहें हैं, ये सब हिस्टोरिकली या ऐतिहासिक तौर पर मध्य प्रदेश की प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपको कई सारे महल मिलेंगे, कई सारी गुफाएं मिलेंगी, फिर इसके अलावा मकबरे मिलेंगे आपको। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे मकबरे मौजूद हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो फोर्ट्स मिलेंगे, पैलेसेस मिलेंगे, ठीक, केव्स मिलेंगे, ठीक, बहुत सारे केव्स गुफाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, छतरी मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसके अलावा बात करें आर्कियोलॉजिकल, प्रागैतिहासिक, ठीक, आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक, तो इसमें आपका आ जाएगा सांची। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा आपका भीमबेटका। ठीक, तो आर्कियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सांची आ जाएगा, भीमबेटका आ जाएगा, और भी कई सारी साइट्स हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस, तो रिलीजियस में अगर हम बात करें तो रिलीजियस में आप जानते हैं क्या क्या आ जाएगा, उज्जैन, महाकाल, इसके अलावा चित्रकूट, चित्रकूट भी धार्मिक स्थल है। फिर इसके बाद है ओमकारेश्वर, तो ये सब धार्मिक स्थल है। ठीक, इसके अलावा बात करें मैयर, मैंने आपको बताया था मैयर बहुत फेमस है, शारदा देवी का मंदिर मौजूद है यहाँ पर। ठीक, तो मध्य प्रदेश में आपको कई सारे साइट्स मिलेंगी, उज्जैन है, चित्रकूट है, ओमकारेश्वर है, मैयर है, जहां पर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इनके आपको तीर्थ स्थल मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था खजुराहो में आपको जैन पिलग्रिमेज साइट्स बहुत सारी मिलती हैं, ऐसे मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो जैन हो, ठीक है, या बौद्ध हो या हिंदू हो, इनके सबके तीर्थ स्थल मिलते हैं। तो कई सारी रिलीजियस साइट्स भी हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेचुरल, तो नेचुरल में मैंने आपको बताया नेशनल पार्क्स मौजूद हैं हमारे यहाँ, कान्हा है, ठीक है, बांधवगढ़ है, ये सब नेशनल पार्क्स हैं, अभी इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बांधवगढ़ है, फिर इसके बाद पेंच है, ठीक है, सतपुड़ा है। ठीक, तो ये सब क्या है, और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो बेड़ा घाट, बेड़ा घाट में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप बात करें तो जलप्रपात, या हम कहें मेजर घाट्स, आपको घाट मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो बेड़ा घाट हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया। ठीक, तो ये सारे साइट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक तौर पर। ठीक, अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, विश्व धरोहर स्थल, जिसमें कौन कौन से हैं, खजुराहो, ठीक है, इसके अलावा सांची, और इसके अलावा भीमबेटका। अभी के हाल में अगर हम बात करें तो हमारे 3 स्थल ऐसे हैं जो विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है, शामिल है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। ठीक, तो ये सारी साइट्स हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो अभी सूची में डाली गई हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुछ टेंटेटिव लिस्ट भी डाली गई हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसमें भी मध्य प्रदेश के कई स्थलों के नाम, मतलब टेंटेटिव लिस्ट, मतलब अभी वो फाइनल लिस्ट नहीं बनी है, लेकिन उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। लेकिन अभी के तौर पर, अगर अभी जब हम पढ़ रहे हैं, उस समय पर अगर हम बात करें तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये 3 साइट्स हैं। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि पर्यटन जो है, ठीक है, वो एक तरीके से इंटरेक्शन करता है बिटवीन टूरिस्ट, बिजनेस सप्लायर्स, होस्ट गवर्नमेंट एंड होस्ट कम्युनिटी इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होस्टिंग टूरिस्ट एंड अदर विजिटर्स। इसका मतलब क्या है कि पर्यटन जो है वो किसको आकर्षित करने के और उनकी मेजबानी करने की प्रक्रिया में जो पर्यटक व्यापार होता है, आपूर्तिकर्ताओं, मेजबान सरकार और मेजबान समुदाय, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनके बीच में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आप बात करते हैं जिस भी स्टेट में, आप जानते हैं तो ज्यादातर टूरिज्म किसके अंडर में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ठीक, तो एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो होस्ट गवर्नमेंट, इसके अलावा जो समुदाय वहां पर मेजबानी कर रहा होता है वो, तो इनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप बनता है, इंटरेक्शन बनता है टूरिस्ट और इनके बीच। ठीक, आप देखे रहते होंगे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहा जाए,
ये आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का एक उत्पाद है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल सोसाइटी सिस्टम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल सिस्टम। मतलब क्या है ये आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का एक उत्पाद है। ठीक है, मॉडर्न सोशल सिस्टम का एक उत्पाद है। ठीक है, अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जियोग्राफिकल नॉलेज हो सके, एंटरटेनमेंट एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। नोट कर लीजिएगा, इज टू इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस जियोग्राफिकल नॉलेज, एंटरटेनमेंट एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसको हिंदी में भी नोट कर लीजिए। इसका उद्देश्य भौगोलिक ज्ञानवर्धन, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनमानस को सजग करना है। मतलब इसका उद्देश्य भौगोलिक ज्ञानवर्धन, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनमानस को सजग करना है। क्लियर? तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया, टूरिज्म समझ में आया। देखिए, टूरिज्म बेसिकली रिलेशनशिप है। टूरिस्ट और जो होस्ट सरकार है या होस्ट जो कम्युनिटी है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, जैसे बाहर देखिए कोई विदेशी आता है, ठीक, तो जाहिर सी बात है यहाँ घूमता है, तो यहाँ लोगों के बीच में और उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, तो ये टूरिज्म के कारण, तो ये भी एक तरीके का आधुनिक, अगर हम बात करें तो आधुनिक सामाजिक व्यवस्था है, मॉडर्न सोशल सिस्टम टूरिज्म। क्लियर है? ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो अब पर्यटन के बेनिफिट्स क्या है? मतलब अगर हम बात करें तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, ये आपको नोट करना है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक, तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोटेक्टर ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज। प्रोटेक्टर ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज। ठीक, हिंदी में बात करें तो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ठीक, ये सबसे पहला बेनिफिट है। देखिए, जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब उनका संरक्षण करना ये जरूरी है। देखिए, आपने देखा हो कि जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। आप देखिए आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब ऐतिहासिक धरोहर। ठीक, तो ये जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, इनका कंजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। ठीक, अब जैसे आपका टूरिज्म बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, देखिए टूरिज्म बढ़ेगा तो उससे लोग जो हैं आपकी ऐतिहासिक धरोहर को देखने आएंगे। अब अगर आपने अपनी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण नहीं किया तो लोग एक बार आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। ठीक, देखिए आज भी लोग ताजमहल देखने या दिल्ली का लाल किला देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार ने उस चीज को मेंटेन किया हुआ है। आज भी हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भीमबेटका लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि भीमबेटका एक हिस्टोरिकल साइट है जिसको सरकार जो हो रही है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है, संरक्षण दे रही है। क्लियर है? तो जब टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग हैं, ठीक है, वो हमारी कल्चरल और सोशल, ठीक है, मतलब सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराते हैं। ठीक है, मतलब आप समझते हैं भाई ऐतिहासिक स्थल पर आप क्यों जाते हैं? इतिहास जानने के लिए, अपने देश को जानने के लिए जाते हैं ना, कि भाई हमारे देश में पुरानी चीजें क्या थी, हम कहाँ से पहुंचे हैं यहाँ तक। तो ये सब चीजें जानने के लिए ही हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लोग जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहली बात कि जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण हो रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा इंक्रीज इन परचेजिंग पावर।
परचेजिंग पावर एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए टूरिज्म का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्रय शक्ति वृद्धि एवं विदेशी मुद्रा। ठीक, देखिए इंक्रीज इन परचेजिंग पावर एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए होता क्या है, जो आसपास के लोग, जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बात करूं खजुराहो की, ठीक है खजुराहो, अब आप जानते हैं कि खजुराहो में विदेश से टूरिस्ट आते हैं। भाई विदेश से टूरिस्ट आते हैं ना भाई, खजुराहो में देखने के लिए, ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए विदेश से टूरिस्ट आते हैं। ठीक, तो जो ये टूरिज्म को जो प्रमोट किया जाता है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वहां के शहर के लोगों को मिलता है। अभी आप अगर देखें, अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक, अब हर दिन लगभग लगभग लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। अब भाई अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वहां पर होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, फूल सब्जी वाले हैं, इन सबको बेनिफिट हो रहा है ना भाई लोगों के जाने से। भाई लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, कहीं खाएंगे पिएंगे। ठीक, तो उससे हो क्या रहा है, जो लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। ठीक, तो इससे हो क्या रहा है कि टूरिज्म जो हो गया है, वो वहां के लोगों के लिए एक इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। देखिए आप एक बात समझिए, सरकारें क्यों टूरिज्म पर इतना ध्यान दे रही हैं? क्योंकि टूरिज्म कहीं ना कहीं आपको एक रोजगार का अवसर भी दे रहा है। इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप अगर आज देखें तो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहां पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी अच्छा पैसा कमा ले रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं वहां पर। अभी आप देखें इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ, ठीक, महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ लोग आए हैं। सोचिए आप, 66 करोड़ पीपल्स हैव केम एट अ प्लेस। आप सोचिए कि उस क्षेत्र के लोगों ने कितना पैसा कमाया। भाई लोग आते हैं तो हर चीज, भाई देखिए लोकल सामान खरीदते हैं। आप देखिए जो, जैसे आप कहीं पर भी साइट्स पे जाइए, ठीक है, कोई भी साइट जाइए आप, ठीक है, तो वहां पर आपको कई लोकल दुकानें भी मिलेंगी जो वहां का लोकल सामान बेचती हैं। ठीक है, जो वहां का लोकल सामान बेचती है तो वो भी बिकता है। इसके अलावा आप खाते पीते हैं, ठीक, इसके अलावा आप ठहरते हैं, होटल में ठहरते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बात का भी है कि जो होटल्स हैं, या हम कहें जो परिवहन वाले हैं, ट्रैवल एजेंट्स, आप देखिए भाई जाएंगे आप कहीं तो टैक्सी करेंगे, ऑटो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो ट्रैवल वाले भी जो हैं, उनका भी बेनिफिट है इसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा आर्थिक सुधार किसके लिए होता है, क्षेत्रीय लोगों के लिए। आप अगर कहीं पर भी टूरिज्म के लिए जाएंगे तो वहां का लोकल व्यक्ति, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि वही भाई अपना होटल खोलेगा, रेस्टोरेंट खोलेगा, छोटी दुकान खोलेगा, कुछ भी खोलेगा, चार पैसा कमा लेगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं वहां। ठीक, तो लोगों के आने से जो परचेजिंग पावर है लोकल लोगों की, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई उनके पास पैसा आएगा। और अगर फॉरेन टूरिस्ट आते, ठीक, अब देखिए विदेश से कोई आएगा, ठीक, अब जैसे अमेरिका से कोई घूमने आ रहा है तो वो तो डॉलर लेके आएगा ना। ठीक, वो अपने साथ रुपया तो लेकर के आएगा नहीं, या रुपया लेकर के भी आएगा तो वो डॉलर के साथ अपने एक्सचेंज करेगा, क्योंकि भारत में डॉलर तो चलेगा नहीं। भाई अगर कोई विदेशी भारत में आता है, ठीक, तो वो अपनी करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करेगा। ठीक, जाहिर सी बात है वो अपनी करेंसी किसको देगा, भारत को देगा। ठीक है, भारत के आरबीआई को जाएगी वो करेंसी, और आरबीआई उसके एवज में उसी बेनिफिट पर जो उनको इंडियन रुपीज है वो देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इससे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा टूरिज्म अच्छा होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए विदेशी लोग आते हैं, भाई वो एयरपोर्ट पे ही अपने भाई डॉलर तो चलेगा नहीं ना यहाँ पे इंडिया में। इंडिया में तो रुपीस चलेगा, पैसा चलेगा, रुपया चलेगा। तो वहां पर एक्सचेंज करेंगे वो अपनी करेंसी को, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहा है, और लोकल लोगों के बढ़ते उसके चलते
परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि भाई लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। एक बात आप समझिए, ठीक, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई राम मंदिर बना दिया क्या हुआ, ये वहां के लोगों से पूछिए आप क्या हुआ है। धार्मिक तो भावनाएं हैं ही अपनी जगह पर, लेकिन वहां के लोकल लोगों को कितना बेनिफिट मिला है इससे, ठीक। तो ये लोकल लोगों का भी बेनिफिट इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो बेनिफिट है टूरिज्म का वो है प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट। देखिए, मैंने आपको बताया कहीं किसी जगह पर कोई ऐसी चीज बनती होगी जो सिर्फ आपको वही जगह मिलेगी, ये होता है, ठीक। अभी आपने एक सुना हो जीआई टैग, ठीक, जीआई टैग दिया जा रहा है। जीआई टैग किस लिए दिया जा रहा है? या आपने सुना हो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। देखिए, हर जिले में कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज है जो वहां के लोकल लोग बनाते हैं, ठीक। अब वहां के लोकल लोगों को ख्याति कैसे मिलेगी? भाई आप कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, आपको वहां की लोकल चीज की दुकान वहां पर मिलेगी जो बिक रही होगी, जो वहां पर लोकली बनाया जाता है लोगों के द्वारा, जो आम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, कई सारे ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो आपको क्या पता चलेगा भाई, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप वहां जाएंगे तो भाई आप उनका प्रोडक्ट लेंगे, और उनका प्रोडक्ट जब आप लेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आप देखें कि जो है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जगह में कुछ लोकल जो लोग होते हैं उनकी अपनी एक कला होती है, तो उनकी कला के बारे में आप जान पाते हैं जब आप घूमने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कल्चरली, ठीक है, कल्चरली अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक तौर पर आप उस जगह से जुड़ते हैं जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, अब वहां का जो अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पर जो उनकी वेशभूषा है वो आपको समझ में आती है, उनकी सांस्कृतिक कलाएं, और आपने ये भी नोटिस किया हो कि जो खान पान होता है वो भी आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। जो फूड हैबिट होती है, खाने का चलन, वो आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। आपको वहां पर कुछ ऐसी लोकल चीजें भी खाने को मिलेंगी जो आपने अपने शहरों में नहीं खाई, ठीक है, लेकिन वहां वो चीज चलती है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो कला है, संस्कृति है, क्राफ्ट, ठीक है, इसके अलावा साइंस, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। जैसे भाई देखिए, अगर कहीं पर जैसे आप बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीर की, तो जो कश्मीर के सेब होते हैं वैसे सेब आपको कहीं मिलेंगे क्या? जो कश्मीर के सेब होते हैं वैसे सेब आपको कहीं मिलेंगे? ठीक। तो हर जगह का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो जब आप वहां जाते हैं तो आप वहां देखते हैं लोगों का पहनने का तरीका कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, लोकल सामान क्या क्या मिलता है, कालीन मिलता है, सेब। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश का भी यही है, या कहीं पर भी आप टूरिज्म के लिए जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में मिलेगा, कला में, ठीक। और मैंने आपको बताया कल्चरल बेनिफिट तो होता ही होता है। भाई आप कहीं जाते हैं तो वहां के कल्चर के बारे में आप जान पाते हैं ना, ठीक। सांस्कृतिक के बारे में समझ को बढ़ावा मिलता है। आप इसीलिए कहा जाता है कि जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं ना, उनकी समझ जो होती है ना वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए घूमना फिरना जरूरी होता है, क्योंकि घूमने फिरने से आप वहां की चीजों के बारे में जानते हैं, वहां की चीजों के बारे में समझते हैं, तो उससे आपका जो दिमाग का विकास होता है वो अलग लेवल पर जाता है इन कंपैरिजन टू कि आप किसी एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए कल्चरल अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा जो है वो बहुत ज्यादा, क्लियर। तो कल्चरल बेनिफिट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि पर्यटन जो है, टूरिज्म जो है, वो देश को विश्व से जोड़ता है। भाई कोई व्यक्ति विदेशी आपके खजुराहो में अगर आ रहा है, ठीक, या ग्वालियर में या ओरछा में या उज्जैन में, तो वो आपकी संस्कृति को समझ रहा है, आपकी चीजों को ले रहा है, आपकी चीजों को खरीद रहा है। ठीक, तो आपकी चीजें जो हैं वो अब दुनिया में ग्लोबलाइज हो रही हैं। जो पहले जो एक शहर तक सीमित थी कि भाई ये पर्टिकुलर जगह पे ये चीज अच्छी मिलती है, ये एक पर्टिकुलर शहर तक सीमित थी। लेकिन जैसे ही लोग वहां पहुंचे, ठीक, तो लोगों ने जब वहां पर चीजों को खरीदना शुरू किया, ठीक, तो उससे हुआ क्या, उससे आपकी चीजें ग्लोबली पहुंच गई। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा, कोई भी चीज बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है बहुत अच्छा, और छोटे से शहर का है। अब वहां पर कोई विदेशी पहुंच गया, ठीक, अब उसको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया, तो भाई वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा ना वर्ल्ड लेवल पर। तो आप क्या होगा, ग्लोबलाइज होगा। भाई आपका जो प्रोडक्ट जो एक जिले में चल रहा था, वो अब पूरे विश्व में चलेगा। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक तरीके से कहा जाए वैश्वीकरण को बढ़ावा बहुत मिलता है, क्योंकि भाई बाहर के लोग आकर के देखेंगे, ठीक, और जब देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, खरीदेंगे लोकल चीजें, और इससे क्या होगा, लोकल चीजों का क्या होगा, क्लियर। तो ये सारे बेनिफिट्स थे टूरिज्म के। ठीक है, पर्यटन के क्या क्या बेनिफिट रहे आपको समझ में आया। ठीक, हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स का प्रोटेक्शन, हेरिटेज साइट्स का प्रोटेक्शन। इसके अलावा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि लोकल लोग कमाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। विदेशी लोग आएंगे तो अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो कला है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और आपका जो लोकल लोग, अगर कोई लोकल सामान बना रहा है और अगर वो विदेशी उसको खरीद के जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको ग्लोबली पहचान मिलेगी। ठीक, तो वैश्वीकरण को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो ये चीज समझ में आई आपको। ठीक, तो ये थे टूरिज्म के बेनिफिट्स। अब अगला जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पर्यटन है उसके उद्देश्य और महत्व क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ठीक, तो उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई भी चीज का सार सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट होता है तो वो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक उद्देश्य। ठीक, तो किसी भी स्टेट, जो भी स्टेट अपने राज्य में टूरिज्म या पर्यटन को प्रमोट कर रहा है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, आर्थिक तौर पर राज्य की इनकम को बढ़ाना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहली बात तो ग्रोथ रेट में इंक्रीज करना। भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो ग्रोथ रेट बढ़ाना, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। ठीक है, भाई देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्य में अगर पर्यटन बढ़ेगा तो उस राज्य का आर्थिक विकास होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी ना, विकास दर बढ़ेगी। क्योंकि भाई सरकार के पास क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ। ठीक है, तो विकास दर में वृद्धि होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज करना। भाई जितने ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आएंगे वो अपनी करेंसी लेके आएंगे और अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे भारत की करेंसी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो भारत का रुपया चलेगा। भाई इंडिया में तो गांधी जी चलेंगे ना, इंडिया में कोई और तो चलेगा नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जब वो आएंगे तो अपने साथ मुद्रा अपनी लेके आएंगे। ठीक, और उससे क्या करेंगे वो, तो फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। देखिए जितने भी बिजनेसमैन होते हैं,
उनकी इनकम बढ़ेगी, जितने भी बिजनेस ऑपरेटर हैं। देखिए जो होटल वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं, ठीक, इनके जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ही ज्यादा इनकम बढ़ेगी इनकी। ठीक, तो बिजनेस ऑपरेटर्स की इंक्रीज इन इनकम, तो उनकी व्यावसायिक प्रचालकों की आय में वृद्धि। ठीक, अब इसके ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जिसमें ग्रोथ रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ना, इनकम का बढ़ना बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, दूसरा होता है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, मतलब पर्यावरणीय उद्देश्य। देखिए आपने देखा हो मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, या आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लीजिए, सारे के सारे प्रोटेक्टेड। वहां पर आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्यों प्रोटेक्शन दी जा रही है? क्योंकि नेचुरल हैबिटेट्स का कंजर्वेशन करना है, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। आपने अभी हाल ही में याद करिए, कुछ साल पहले की बात है, इंडिया में टाइगर्स की कमी हो गई थी। मतलब कुछ करीबन 1100 या 1200 के आसपास सिर्फ शेर बचे हुए थे, बाघ। ठीक, अब देखिए नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट जाता है वो वैसे तो नेचुरल, चूंकि एनवायरनमेंट होता है नेचुरल, अच्छा लगता है, पेड़ पौधे पक्षियां जानवर, बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज होती है कि यार टाइगर दिख जाए। मतलब टाइगर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टाइगर ही देखने जाता है, बट मोर ऑफ द लेस अगर हम बात करें तो टाइगर एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव, एक तरीके से कहा जाए तो टूल है टूरिस्ट के लिए। अब जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, आपने देखा हो शेरों के संरक्षण के लिए कई सारी चीजें करी गई। भाई जो बाघ इतने कम थे, ठीक है, वो कैसे हो गए थे? शेर का शिकार हो रहा था, पोचिंग हो रही थी, ठीक, शेर मर रहे थे। अब आप गलती से भी एक टाइगर को मार के देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते सरकार आपको कितनी बड़ी सजा देगी, क्योंकि उनको टाइगर बचाना है। देखिए इकोलॉजिकली भी जरूरी है, इकोलॉजिकल वो अपन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, वो भी जरूरी है, लेकिन उसका टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं वो है इफेक्ट। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शेर, सबसे ज्यादा बाघ टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। इसीलिए आप देखिए मध्य प्रदेश में फॉरेन से लोग आते हैं मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइगर ज्यादा है। ठीक, और वाइल्ड लाइफ यहाँ का ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो मैक्सिमम जो है अराउंड 30-31% के आसपास वो फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आप कहीं पर भी घूमने जाइए बाय रोड तो आपको चारों तरफ जंगल दिखेगा। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव या पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए सबसे पहली बात तो प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जरूरी है। भाई संरक्षण ही तो किया जा रहा है ना, नेशनल पार्क बनाने का मतलब क्या है? कि भाई वो जंगल जो है अब प्रोटेक्टेड है सरकार के द्वारा, आप वहां कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप जाइए नेशनल पार्क जरा, कितने सख्त रूल्स हैं वहां पर, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते वहां पर। क्लियर हो रहा? ठीक, तो ये क्यों किया गया? ताकि प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार करना, एनवायरमेंटल एजुकेशन देना। देखिए आज हम लोग पेड़ बचाओ, पेड़ उगाओ, ठीक, ये अवेयरनेस लोगों में आई कहां से? ये सरकार के इनिशिएटिव्स रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से लोगों को अवेयर किया है कि भैया पेड़ काटना नहीं है, पेड़ लगाना है। ठीक, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। भाई एक समय पर लोगों ने बेतहाशा पेड़ काटे, जंगल काटे, ठीक,
कृषि कर एग्रीकल्चर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, ये सारी चीजें करी। जैसे अगर आज आप बात करें तो आज जो आप भोपाल, अगर आपने भोपाल घूमा हो तो आज जो आप भोपाल देख रहे हैं वो भोपाल कितनी हद तक फैल गया। इवन सतपुड़ा के जंगल काट करके वहां पर भी रोडें बना दी गई। तो ये क्या है? ये डिफॉरेस्टेशन है ना भाई। आपने पेड़ काटे, पेड़ काट के ही तो आपने जंगल से रास्ता निकाला और वहां पर भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक। तो लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी टूरिज्म में एनवायरमेंटल एक तरीके से कहा जाए उद्देश्य होता है कि भाई लोगों को पर्यावरण से अवेयर किया जा सके कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ लगाने होंगे, वरना कुछ टाइम के बाद जो है धरती का तापमान टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इसीलिए आप आज देखें तो कमोवेश साल भर में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। पहले के समय में एक बैलेंस बना हुआ था, 4 महीने गर्मी, फिर 3 महीने बरसात, फिर 4 महीने, ठीक है, 4 महीने ठंडी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए मैक्सिमम साल भर में मैक्सिमम गर्मी का ही समय रहता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से। क्लियर है? तो एक तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्प्रेड करना, ठीक है, दूसरा नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, और पर्यावरण में सुधार करना, इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण में सुधार करना। तो ये थे एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा जो होता है वो होता है सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, सोशल कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आपको अपने कल्चर को प्रमोट करना है, कैसे करेंगे आप? टूरिज्म के माध्यम से ही करेंगे। कल्चरल को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ संस्कृति है, ठीक है, उनके बारे में लोग जान सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके। ठीक। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है टूरिज्म को प्रमोट करने का कि भाई लोग हमारी संस्कृति के बारे में जान सके कि हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है। देखिए कोई भी राज्य होता है वो अपनी कल्चर, उनका जो कल्चर होता है, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो उनकी जो संस्कृति होती है ना, वही उनकी पहचान होती है। ठीक। जो उनका खान पान है, जो उनका कपड़ा पहनने का तरीका है, जो उनका रहने का तरीका है, ये उन राज्य के लोगों की पहचान होती है। ठीक। जैसे आपने अगर देखा हो तो साउथ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। आपने देखा हो कि उनके यहाँ बड़े से बड़े लोग भी, जितने भी बड़े रईस हों, फिर भी वो व्हाइट कुर्ता और व्हाइट धोती पहनेंगे। ये उनकी पहचान है। उनका खाना आप देखें, इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया हो, ठीक, उपमा हो गया, ये उनका खान पान हो गया या उनका रहन सहन हो गया, ये उनकी पहचान है। ऐसे ही कोई भी राज्य होता है उसकी अपनी एक पहचान है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो भले ही लोग समझे ना समझे, लेकिन पोहा हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहचान है। जितना पोहा इंडिया में कहीं नहीं मिलता जितना मध्य प्रदेश में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पहचान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी आदिवासी समुदाय है वो मध्य प्रदेश की पहचान है। हमारी जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की पहचान है। हम जाने ही जाते हैं नर्मदा नदी के उस पे पूरे विश्व में। तो ये सारे जो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए भी कुछ सोशल और सामाजिक और जो जिसे कहा जाए सांस्कृतिक उद्देश्य होते हैं, ताकि हमारे कल्चर को प्रमोशन मिल सके, फॉर द प्रमोशन ऑफ आवर कल्चर, प्रमोशन ऑफ कल्चर। ठीक है, तो कल्चर को प्रमोशन मिल सके इसलिए ये किया जाता है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, राजनीतिक क्या होता है? ठीक। तो सबसे पहली बात तो कि देश में अपने आप को एक पर्यटक स्थल बनाना। जैसे आप बात करें कई राज्यों की बात, जैसे लोग कहते हैं ना कश्मीर धरती का स्वर्ग,
वो अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ठीक, तो वो उनकी पहचान है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें होते हैं ताकि हम देश के लोगों को अपना पर्यटक स्थल का प्रोत्साहन कर सकें कि भाई हमारे यहाँ ये, जैसे आज हम नेचुरली बात करें तो मध्य प्रदेश बहुत आगे है बाकी राज्यों से। आपको यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको यहाँ नेचुरल आपको जंगल मिलेंगे जो और कहीं जगहों पर नहीं मिलेंगे। तो ये जो रहता है ना कि ये अपनी चीजों को और एक तरीके से कहा जाए राष्ट्रीय पहचान विकसित करना। देखिए हर राज्य का अपना एक उद्देश्य होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य कि राष्ट्र में हमारे राज्य को पहचाना जाए। जैसे गोवा है, ठीक, गोवा अपने बीचेस के लिए जाना जाता है और पूरे इंडिया में फेमस है। अगर आप बात करें तो गोवा जो है, इंडिया छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में गोवा का नाम फेमस है, ठीक। तो एक तरीके से कहा जाए तो उसकी एक नेशनल आइडेंटिटी है। उत्तराखंड धार्मिक स्थल, ठीक, हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के लिए, कश्मीर नेचुरल ब्यूटी, मध्य प्रदेश अगर हम बात करें तो अपने फॉरेस्ट के लिए। ये उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है। तो हर राज्य अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए भी तो उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक। क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है? अपने राज्य को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना कि हाँ लोग हिंदुस्तान में बात करें, हाँ भाई मध्य प्रदेश में ऐसे नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का ये, मध्य प्रदेश का वो। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, क्लियर, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पहचान मिल सके, ठीक। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, सोशल कल्चरल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। अब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, महत्व क्या क्या है टूरिज्म का, ठीक। इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, ठीक। सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में गति, स्पीड इन सर्विस सेक्टर। देखिए सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर इसमें ग्रो करता है टूरिज्म में तो वो सर्विस सेक्टर है। देखिए टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर, ठीक। देखिए कभी भी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होती है मतलब एक सर्विस सेक्टर को क्या मिलती है, तेजी मिलती है। आप देखिए होटल है, होटल क्या है, सर्विस सेक्टर है। रेस्टोरेंट क्या है, सर्विस सेक्टर है, ठीक। जो आप ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक। तो भाई जब भी कभी टूरिज्म बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि भाई वहां के होटल चलेंगे, वहां का ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, वहां के रेस्टोरेंट्स चलेंगे, और ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक। तो सर्विस सेक्टर को गति मिलती, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा असर होता है, विदेशी नागरिक जो आते हैं, ठीक है, वो अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उससे बहुत अर्निंग होती है। अब जैसे अगर हम बात करें तो तकरीबन 2016 से लेकर के और 19 के बीच में तकरीबन 7% का इंक्रीज हुआ था फॉरेन एक्सचेंज, मतलब 7% बढ़ा था, मतलब काफी सारे विदेशी लोग आए थे, ठीक। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए आपने देखा हो, आज आप यहां से भोपाल से उज्जैन जाइए, ठीक, महाकाल दर्शन करने, आप सड़कें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें देखिए, आपको बिल्कुल स्मूथ सड़कें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई बाहर के लोग अगर आएंगे और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो आपका टूरिज्म प्रमोट कैसे होगा, ठीक। तो इसके कारण हो क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है टूरिस्ट प्लेसेस में। आप देखें कि हर जगह आप देखें, जैसे आप देखें, आप उज्जैन के महाकाल में कॉरिडोर बनाया गया, तो क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी सुविधाएं प्रोवाइड कराना। भाई टूरिस्ट आएंगे, जाहिर सी बात है कि उनके पास उनको सुविधा होनी चाहिए उस प्लेस पे। भाई प्रॉपर टॉयलेट्स बनवाना, ठीक,
जगह जगह पर पानी, ठीक, और जरूरत की चीजें जो हैं वो मुहैया कराना, जैसे टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स बहुत इंपॉर्टेंस है, टॉयलेट का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक। फिर जिस रास्ते से वो टूरिस्ट प्लेस तक पहुंच रहे हैं वो रास्ता बेहतर होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो रहा है। आप देखिए कहीं पर भी, अब आप देखिए राज्य में टूरिज्म जहां भी प्रमोट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप होता है, सड़कें बनती हैं, टॉयलेट्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के बेहतरी के लिए की जाती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें राज्य आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, म्यूचुअल कांटेक्ट इन स्टेट्स। भाई देखिए मैं अगर उत्तर प्रदेश घूमने गया, ठीक, तो जाहिर सी बात है ना कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलूंगा, वहां के कल्चर के बारे में जानूंगा, वहां के लोगों से मेरा इंटरेक्शन होगा, ठीक। या वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो हमसे इंटरेक्शन होगा उनका। तो आपस में राज्यों में आपस में क्या होगा, संपर्क बनता है, ठीक है। तो आपसी संपर्क प्रदेशों में बनता है आपस में, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि भाई हमारे राज्य का व्यक्ति वहां जा रहा है तो भाई वहां के लोगों से मिलेगा ना, भाई वहां के लोगों से कांटेक्ट करेगा, वहां के लोगों से बात करेगा, तो लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, इसी से जुड़ते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय एवं समानता, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी भी मिलती है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक। देखिए सामाजिक तौर पर अगर हम देखें, ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के चलते, ठीक है, संस्कृति और कला, जैसे अगर हम बात करें तो सामाजिक, आई एम सॉरी, संस्कृति और कला नहीं, सॉरी, सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो मेन और वुमेन के बीच में सोशल जस्टिस रहता है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज रहती है। भाई देखिए दुकान जरूरी नहीं है कि मर्द खोल सकते हैं, एक औरत भी रेस्टोरेंट चला सकती है, वो भी ढाबा चला सकती है, ठीक, वो भी कोई चीज खोल सकती है, किसी चीज की दुकान खोल सकती है, ठीक। तो मेन और वुमेन्स, ठीक है, मर्द और औरत, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, महिला और पुरुष के बीच में समाज में समानता होती है टूरिज्म के माध्यम से। आपने देखा हो कई जगहों पर आप जाइए टूरिस्ट प्लेसेस में, आपको लड़कियां मिलेंगी रेस्टोरेंट्स में जो सर्व कर रही हैं आपको, या जो कुछ कुछ ना कुछ बना करके बेच रही हैं। तो ये इक्वालिटी बता रहा है कि इक्वालिटी इससे बढ़ रही है, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना भाई, जो भी है वहां कमा ले, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है वहां दुकान लगा करके और अपना बिजनेस करे, ठीक। तो ये टूरिज्म के कारण डेवलप हुआ है, ठीक है। तो समान अवसर मिलने से सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिल रहा है, सोशल जस्टिस भी हो रहा है, भाई सबको समान अवसर है, भाई कोई भी दुकान लगा सकता है यार, ठीक, कोई भी दुकान लगा सकता है ना, पर्यटक स्थल पर जाकर के, अब मैं अयोध्या पे चाहूं तो जाकर के दुकान लगा सकता हूँ, ठीक, तो कोई रोक थोड़ी लेगा, ठीक। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है टूरिज्म को प्रमोट करने का, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। देखिए मैंने आपको बताया था रोजगार, इसको कम करना। हमेशा याद रखिए जिस भी राज्य में या किसी भी जगह पर जहां पर भी टूरिज्म डेवलप होगा सबसे ज्यादा फायदा वहां के लोकल लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब आप सोचिए अयोध्या में जो राम मंदिर बना, ठीक, हर दिन तकरीबन लाखों श्रद्धालु जो हैं जा रहे हैं, ठीक। अब भाई लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं तो खाएंगे पिएंगे, ठीक, अन्य चीजें खरीदेंगे, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, लोकल लोगों को मिलेगा। तो इससे कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, भाई कोई किसी चीज की दुकान लगा ले रहा है, भाई खाली बैठा है दुकान लगा लो, इतने श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, खरीदेंगे। इवन एक, मैं कहता हूं एक आप पानी की बोतल, आप एक पानी की बोतल रख लो गर्मियों में, आपके पानी की बोतल ही आपको इतनी कमाई दे देगी, कुछ नहीं करना है, एक तो बाकड़ा लगाना है और पानी की बोतल बेचनी है 20 रुपए में। तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई काम मिल रहा है ना आपको, क्योंकि भाई इतने लोग आ रहे हैं तो आपको काम मिल रहा है,
ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा भाई। अब एक ढाबा जिसमें 10-12 लोग आते थे, ठीक, अब हजारों में लोग आएंगे, तो भाई उसको भी तो अपने कर्मचारी बढ़ाने होंगे ना। भाई उतने ही कर्मचारियों में थोड़ी होटल चलाएगा वो, उसको अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, उसको लोकल लोग हायर करने पड़ेंगे कि भैया तुम आओ तुम आओ तुम आओ, काम करना है यहाँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होगा, ठीक। और इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी कम होती है। देखिए छोटा से छोटा व्यक्ति भी पैसा कमा ले रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी जो इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ है उसमें लोगों ने, छोटे से छोटे लोगों ने भी अच्छा पैसा कमा लिया, क्योंकि पब्लिक इतनी आई। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई है कि बहुत सारे लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने केसेस मैं बता सकता हूं जहां लोग रंग से राजा बन गए एक इवेंट के चलते, महाकुंभ के चलते, ठीक। तो एक धार्मिक उसके चलते कितना ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है उससे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों का विकास होना। क्योंकि लोगों का विकास होगा तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी, आर्थिक जो अक्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ, राज्यों में आपस में एक दूसरे के संपर्क बना, सोशल जस्टिस इक्वालिटी रही, फॉरेन एक्सचेंज और सर्विस सेक्टर में तो बढ़ावा मिल ही रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। क्लियर हुआ ये? ठीक, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस आपको समझ में आए, टूरिज्म के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक, ठीक, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। तो इसके आगे यहीं पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज हमने टूरिज्म के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ टूरिज्म देखे, कौन कौन से टूरिज्म होते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं टूरिज्म की वो देखी। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे टूरिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। अब हमें कल देखना है चैलेंजेस, कल हम देखेंगे टूरिज्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक, ठीक। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी टेंटेटिव लिस्ट भी देखेंगे कि भाई और कौन कौन सी साइट्स हैं जो उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने के लिए लिस्टेड है, अभी शामिल नहीं हुई है लेकिन लिस्टेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक। तो यहाँ पर आकर के हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, ठीक है, अपनी तैयारी के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।